नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी अभी से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से कांग्रेस और दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का मिथक तोड़ने की जुगत में लगे हैं। सीएम गहलोत कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के फॉर्मूले को तलाश रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने दिल्ली का दौरा किया है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की है। इस बैठक में सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से चिंतन शिविर को लेकर के भी चर्चा की है। साथ ही साथ राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर के भी मंत्रणा हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और इलेक्शन एक्सपर्ट प्रशांत किशोर की भी मौजूदगी रही। प्रशांत किशोर ने विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा सीटों को लेकर के अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। यहां आपको यह भी बता दें कि प्रशांत किशोर चुनाव एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कई राज्यों में पार्टियों को चुनाव जितवाने का काम किया है। अब ऐसे में कांग्रेस राजस्थान और देश में जीत की रणनीति तैयार करने के लिए प्रशांत किशोर की सलाह ले रही है, लेकिन अब इसका असर कितना चुनावों में होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तो माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें कांग्रेस की कमजोरियां और उन्हें दूर करने के सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की कुछ तरकीबें भी सुझाई हैं। इस मुलाकात को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर देश में एक बड़ा ब्रांड हैं, उनको कई राज्यों में काम का अनुभव है, वो एक प्रोफेशनल एजेंसी के रूप में काम करते हैं। वो 2014 में मोदी के साथ थे, इसके बाद से वो नीतीश कुमार के साथ रहे, बाद में उन्होंने कांग्रेस के साथ पंजाब में भी काम किया। सीएम गहलोत ने कहा कि पीके का अनुभव विपक्ष की एकजुटता के काम आ सकता है। तो सरकार किस तरह से रिपीट हो, चाहे प्रदेश के अंदर या फिर देश के अंदर, कांग्रेस कैसे अपनी वापसी करे, इसको लेकर के प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ बात कही गई है, ये आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर को कई राज्यों में काम का अनुभव रहा है, पीके एक प्रोफेशनल एजेंसी के रूप में काम करते हैं और इसलिए उनका फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। आज चूंकि ये मुलाकात सोनिया गांधी के साथ हुई और प्रशांत किशोर ने भी वहां पे प्रेजेंटेशन दिया और इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ी बातें कही। 2014 में पीके मोदी के साथ थे, फिर उसके बाद वो नीतीश कुमार के साथ रहे, वो पंजाब में कांग्रेस के साथ रहे और कई अन्य दलों के साथ भी वो रहे हैं। यानी कि उनकी स्ट्रेटजी सही तरह से काम करती हुई दिख रही है और इसलिए अब एक बार फिर से अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो उसका फायदा राजस्थान में भी मिलेगा कांग्रेस पार्टी को और देश के अंदर भी होगा। तो हम ऐसे विशेषज्ञ और एजेंसियों से सलाह लेते रहते हैं क्योंकि पीके का अनुभव विपक्ष की एकजुटता के काम भी आ सकता है। ये बात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कही गई है। यानी कि स्पष्ट है, चाहे देश के अंदर 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव हों या फिर 23 में राजस्थान के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव, दोनों में ही पीके की भूमिका रहने वाली है। जो मुलाकात सोनिया गांधी के साथ पीके की हुई है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी मौजूदगी रही और इसलिए ये बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आज क्या कुछ कहा गया इस मुलाकात के बाद, आइए आपको सुनवाते। प्रशांत किशोर जी के नाम से सवाल है, वो एक ब्रांड बन गए देश के अंदर। तो भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो के साथ थे, एनडी के साथ, फिर वो नीतीश के साथ थे, कभी वो पंजाब में कांग्रेस के साथ थे। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका। अपने कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों ने न्यूज़ है। तो हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। मुझे अफसोस की बात क्या होता है, हमेशा सत्ता पक्ष जो होता है वो कोई हिंसा कर भी रहा है, विपक्ष में भड़का रहा है, तो उसको भी रोके, उसको कंडेम भी करे और ये प्रयास करे सभी तरह से किसी कीमत पर हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो मैंने देखा है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मंत्री हो या कोई विधायक हो या एमपी हो, जो राजनीति में है, उल्टी गंगा बह रही जगह की हिंसा हो रही देश के अंदर, जगह जगह रामनवमी पे 7-8 राज्यों में हिंसा हो गई, करौली में पहली हिंसा हो गई थी। तो जो चालाकी से लोग कर रहे हैं, हिंसा में नुकसान किसी को हो रहा है और सोशल मीडिया पर चलाएंगे कि दूसरे पक्ष के लिए कहेंगे कि इनको ज़्यादा नुकसान हो गया, हिंदू मुस्लिम की बात कर देंगे। नुकसान अगर मुस्लिम को होगा तो ये कहेंगे हिंदुओं को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, भड़काने के लिए लोगों को। इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स चल रही है देश के अंदर। तो वहीं इस बैठक को लेकर के कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि सीएम अशोक गहलोत को संगठन का काफी अनुभव है और लिहाजा दोनों मुख्यमंत्रियों की काफी लंबे समय तक चर्चा हुई है।
प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने जो समिति बनाई है उसका लक्ष्य और अधिकार क्षेत्र किसी व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल कराने का नहीं है। कांग्रेस की समिति ने यह समझा कि हमारे दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ संगठन को और प्रभावी बनाने, लोगों से जोड़ने, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने, जरूरी बदलाव करने बारे उनके सुझाव लेना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बतौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बतौर मुख्यमंत्री, और अशोक गहलोत जी तो संगठन में महासचिव, संगठन प्रभावी के तौर पर भी लंबे अरसे तक रहे हैं। इसलिए आज उन दोनों मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे मंत्रणा की गई। तो चलिए, कुल मिलाकर के इन सियासी बयानबाजियों के मायने बिल्कुल स्पष्ट हैं, जो कि विधानसभा का चुनाव 2023 के अंदर होना है और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है और दोनों ही पार्टियां, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे तो अपनी तैयारियों में लगी हैं और प्रादेशिक स्तर पर भी। लेकिन अब फायदा कितना होगा, क्योंकि जो रणनीतियां बनी हैं उसके बाद जो बयानबाजियां हो रही हैं, आज इस पर चर्चा करते हैं। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर निमिषा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी की नेता हैं। डॉक्टर निमिषा जी, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, चूंकि अब तो आज मुलाकात हुई अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के साथ भी, और प्रेजेंटेशन जो हुआ, जो कि पीके के द्वारा दिया गया प्रशांत किशोर की मौजूदगी में, वहां पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। लेकिन जो बातें इसके साथ कही गई, पीके के आने का कितना फायदा होगा, और राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका कितनी अहम हो जाएगी, एक रिएक्शन मैं आपका इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए आयुष जी, जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात है तो वो एक विशेषज्ञ के रूप में और एक रणनीतिकार के रूप में उनकी एक पूरे देश के अंदर एक अपनी अलग ही इमेज है। उन्होंने लगातार अलग अलग राज्यों में उनको काम करने का अनुभव है, और जिस तरीके से कम्युनिकेशन पे काम करते हैं या पार्टी संगठन को लेकर जो वो काम करते हैं, उनका एक अपना ही अलग है। और राष्ट्रीय स्तर पर पूरी माननीय सोनिया जी की उपस्थिति में जो बातचीत हुई है, उस बातचीत का धीरे धीरे आपको देखेंगे कि इसका प्रभाव होगा। तो अभी ये सब कहना कि क्या है क्या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस आने वाले समय में चाहे 2023 की बात हो चाहे 2024 की बात हो, उस पर कांग्रेस निश्चित रूप से पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से अपनी विचारधारा को जनता के बीच में ले जाए। हमारे पूर्व की जो उपलब्धियां हैं, चाहे हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जो देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, उसको लेकर पार्टी पूरी तरीके से वचनबद्ध है, तत्पर है। और जो जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश में बनाया जा रहा है, उस माहौल को बहुत ही सख्ती के साथ में इसका जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि इस देश की छवि विदेशों के अंदर खराब हो रही है। जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जिस तरीके से नफरत और घृणा का वातावरण बना है, जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो लोकतंत्र में या संवैधानिक मान्यताओं को मानने वाले लोग कभी भी इस तरीके का जो तरीका है उसको कभी ये अप्रूव नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से देश के समक्ष संकट है और बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और देश के समक्ष चुनौतियां हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका और इन चुनौतियों को लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, अपने संगठन के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। निमिषा जी, एक तो आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, ये बड़ी बात कही गई अशोक गहलोत के द्वारा, और इस बात को वो कई बार कह चुके हैं और आज फिर उस बात को दोहरा रहे थे। और दूसरा, अब चूंकि पीके भी आ रहे हैं वहां पर रणनीतिक तौर पर या फिर उनकी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से निपटेगी, एक रिएक्शन मैं आपका इसके ऊपर चाहूंगा डॉक्टर निमिषा जी। आयुष जी, राजस्थान के अंदर करौली के घटनाक्रम की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में गई। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पुरजोर तरीके से प्रेस वार्ता की और मीडिया के बंधुओं के सामने बात रखी कि कैसे वहां पूर्व नियोजित तरीके से पत्थर रखे गए और एक शांति प्रिय जुलूस निकल रहा था, उस पर पत्थर बरसाए गए। तो ये राजस्थान की सरकार का फेलियर था, जिसको ढकने के लिए, जिसको ओवरकम करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भावना भड़काई जा रही है। आप बताइए कि एक विशेष धर्म को प्रोटेक्शन और एक धर्म के लोग जुलूस निकाल रहे हैं तो उन पे पथराव हो रहा है, और जो लोग कर रहे हैं उन पर कोई भी तरह से कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया है।
तो मैं एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से आपसे पूछती हूं कि क्या ये कानून व्यवस्था का सीधा सीधा माखौल नहीं है? अब आप देखिए, आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि मैं प्रशांत किशोर जी बैठे हैं इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में, और सबसे बड़ी, ठीक है, विशेषज्ञों से, रणनीतिकारों से आप अपनी राय लीजिए, लेकिन कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़ करके प्रशांत किशोर जी के साथ बैठ रहे हैं दिल्ली में रणनीति बनाने के लिए। ये क्वेश्चन मार्क है, ये बड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए भी है कि कांग्रेस, जिस कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर रखा है, आप उनका ट्विटर अकाउंट खोलिए, अभी मैंने खोला है, देखिए, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि किसी भी तरह की देवीय शक्ति के नेता का अधिकार नहीं है कांग्रेस को, और कांग्रेस पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चलिए और विपक्षी नेतृत्व को लोकतांत्रिक तरीके से तय करने दें। जब पार्टी पिछले 10 वर्षों में 90% से अधिक चुनाव हार गई है, ये इनका ट्वीट है। आप देखिए, पुरजोर कांग्रेस की आलोचना करने वाले प्रशांत किशोर 2021 में उन्होंने ट्वीट किया है और ये जता रहे हैं कि कांग्रेस तो की निमिषा जी, ये तो कहा ही गया है, निंदक नियरे और राखी वही है आज आंगन कुटी presentation छवाए। में भाई आप देखिए, निंदक हैं तभी तो बता पाएंगे ना कि उनकी खामियां क्या हैं। लेकिन खामियां क्या है तो वही बता सकता है जिसने बहुत अच्छे से इस चीज को देखा है। वो इस बात को तब भी कह रहे थे। देखिए निमिषा जी, वो उसके आगे पीछे के भी बहुत सारे ट्वीट हैं। निमिषा जी देखिए, यहीं पर सिलेक्टिव होते हैं, उसके आगे पीछे भी बहुत सारे ट्वीट्स हैं। उन्होंने इस बात को केवल इसी कंटेक्स्ट में कहा था कि अगर आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस पार्टी के अंदर या रणनीतिक तौर पर नहीं करेंगे तो मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी से जीतना, और आज शायद उसी विषय पर चर्चा हुई है। वो तो बेहतर जानते हैं, इसीलिए उन्होंने निंदा की और इसलिए हो सकता है उसी बात को लेकर के वहां चर्चा हुई। तो उस ट्वीट को इस तरह से कोट क्यों कर रही है निमिषा जी आप? चर्चा होना और हमारे मुख्यमंत्री जी का लचर कानून व्यवस्था, और आज राजस्थान की हालत, जल की उपलब्धता नहीं है, बिजली की कटौती जारी है, और लगातार जिस तरह से यातायात, हमारे जितनी सड़क की दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसी स्थितियों में मात्र उनसे मिलने जाना, ये अपने आप में एक ऐसा, चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब देता हूँ। राजेंद्र जी जवाब दीजिए। हाँ, तो राजस्थान में त्राहिमाम मच रही है। प्रशांत किशोर की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को क्यों पड़ रही है, ये तो सवाल है। और क्वेश्चन मार्क जो निमिषा जी कह रही है कि भाई देखिए, अपना अपना प्रदेश छोड़ करके वहां पर जाकर के उनसे आपको रणनीति सीखनी पड़ रही है, कांग्रेस इस स्थिति में आ गई है। देखिए आयुष जी, रणनीतिकार हैं, माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई, तो उस मीटिंग के अंदर अगर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, जिनको कि संगठन का 40 साल से अधिक का अनुभव है, 3 बार वो सीएम रह चुके हैं राजस्थान के, और पूरे देश के अंदर संगठन महासचिव भी राष्ट्रीय स्तर पर एआईसीसी के रहे हैं, अलग अलग राज्यों के प्रभारी रहे हैं, तो उनके साथ में निश्चित रूप से जब कोई भी राज्य को लेकर या देश को लेकर कोई चर्चा होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्षा उनको अपने सबसे वरिष्ठ और पुराने सहयोगी को बुला के वार्ता करेगी। और दूसरा, राजस्थान सरकार जिस तरीके से लोक कल्याणकारी कार्यक्रम दे रही है उनका है, चाहे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने अच्छे काम किए, आज चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करना हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का हो, पूरे देश के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में हमने अपना बेहतरीन तरीके से काम किया। अभी राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्र के लिए भी रोजगार गारंटी योजना लागू कर दी गई है। तो मुझे काम गिनाते हुए, मैं शायद ये डिबेट हमारी बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं काम गिनाने बैठूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसके भाजपा के दौरे चरित्र को यहाँ दर्शाने की एक बात करता हूँ। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन जहांगीरपुरी में जब दंगा होता है तो विश्व हिंदू परिषद दिल्ली पुलिस को टारगेट करके टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर और इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि वीएचपी कहती है कि वी विल लॉन्च बैटल अगेंस्ट दिल्ली पुलिस। तो आप सोचिए, विश्व हिंदू परिषद जो इनका अनुषंगी संगठन है वो कहता है कि वी विल लॉन्च बैटल अगेंस्ट दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट अगर वो युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं तो वो कैसे राष्ट्रवादी है? वो तो देशद्रोही हुए। तो दूसरा विषयांतर नहीं, दूसरा पर बात करिए, सुन लीजिए अब वो बात होगी। अब दूसरी बात कह रहा हूं, अब दूसरी बात कह रहा हूं। आप ये बताइए कि दौसा की अर्चना शर्मा ने बोलिए ऐसी है कि मैं तो बोलूंगी। आयुष जी, इनको बोलना चाहिए तो फिर इनसे ही बात कर लीजिए, मुझे मत बात करवाइए। अगर ये
ये बीच में बोलेंगी तो फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, इनकी ठीक है, आवाज निमिषा कहीं पे जी, नहीं निमिषा आएगी। जी, निमिषा मैं जी, आपको पूछना चाहता हूँ कि निमिषा जी, डॉक्टर निमिषा जी, देखिए थोड़ा सा धैर्य रख लें। मैं देखिए डॉक्टर निमिषा जी देखिए, इस तरह से कोई फायदा नहीं ना, इस तरह की चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। आराम से सुन लीजिए, पहले उनके आरोप सुनिए, आराम से जवाब दीजिए। पूरा समय दे रहा हूं मैं निमिषा जी, लेकिन ऐसे नहीं इंटरप्ट करेंगे तो फिर वो आपको भी बोलेंगे, फिर उनको भी मुझे चुप करवाना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। एक बार सुने उनकी बात को, आराम से जवाब दे, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं निमिषा जी, लेकिन अभी थोड़ा सुन लें पहले, अभी उनकी बारी है। निमिषा जी अभी उनको समय मैंने दिया, उनको बोलने दे, उनको बोल लेने दे, फिर आप आराम से बोलें। राजेंद्र मेघवाल जी, ठीक है, राजस्थान की बात करिए और जहांगीरपुरी भी जब डिबेट सर मैं आपको यही बता रहा हूं कि सत्ता का दोहरा चरित्र जो है उसके बारे में बता रहा हूं। यूपी के सीएम ने कहा कि हम बिना परमिशन के कोई भी धार्मिक यात्रा या धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकालने देंगे। राजस्थान में ऐसी बात होती है तो ये पूरा का पूरा हल्ला मचा देते हैं, हाय तौबा मचा देते हैं। तो यहां पे इनके दोहरे चरित्र को समझने की जरूरत है। इनके पास में पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय संसाधनों की बिक्री या उसकी लूट के ऊपर अपने आप को बचाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाकर और धर्मों के दंगे करवाकर ये अपने आप को बचा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि बेरोजगारों को रोजगार देने में ये पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। आप प्रधानमंत्री 2014 में जब आए थे, बोला था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। मुझे एक बात बता दीजिए, अगर 16 करोड़ रोजगार मिले क्या? अरे यार आप कैसे झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रही है, न्यूज चैनल के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में डालूंगा, डीजल पेट्रोल सस्ता करूंगा। आपने 35 रुपए डीजल पेट्रोल करने की बात की थी और 112-18 रुपए डीजल हो गया। वेट है, आप ही बताइए ना, आपने बॉर्डर पर जितने भी पेट्रोल पंप है उनकी कुछ व्यवस्था की है? सत्ता में बैठे लोग, पहली बार आयुषी ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठे लोग हिंसा को भड़का रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग, तस्करी हो रही है पेट्रोल डीजल की राजस्थान में। आपने क्या किया? अमर जवान ज्योति पर हमारे बेरोजगार बैठे हैं। सत्ता में बैठे लोग दंगे भड़का रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग दंगे भड़का रहे हैं। कैसे भड़क रहे हैं दंगे? अरे मुझे बताएं राजेंद्र जी, राजस्थान में दंगे कैसे भड़क रहे हैं? राजेंद्र जी राजस्थान में कैसे दंगे भड़क रहे हैं? यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर तो जहां तक मेरी जानकारी है शायद अशोक गहलोत जी के पास में है। अरे मेघवाल जी, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? एजेंसियां किसके हाथ में हैं? राज्य की एजेंसियां और लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है राजस्थान का? मेघवाल जी, आप ये मान रहे हैं ना कि ये आपसे ज्यादा स्ट्रांग है? इसका मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका तमाम जो खुफिया तंत्र है वो सब विफल है भारतीय जनता पार्टी के आगे। आप नतमस्तक हैं उनके आगे। क्या कर रहा है भाई आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है यहाँ पर? आपका प्रशासनिक तंत्र क्या कर रहा है मेघवाल जी? देखिए ये कहने से काम नहीं चलेगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये फैला रहे हैं। रोकना काम आपका है। नहीं, दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली पुलिस आती है और तो मुझे ये बताइए ना फिर राजस्थान में किसकी सरकार है? मेघवाल जी देखिए, इस तरह से अगर आप जाएंगे, मेघवाल जी अगर आप कहेंगे दिल्ली में दंगे भड़के ये जिम्मेदार हैं, तो राजस्थान के दंगे भड़के उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इससे बड़ा मुझे बताएं मेघवाल जी, देखिए अगर आप दिल्ली पर जाएंगे तो मुझे ये बताइए, दिल्ली के दंगे के लिए अगर वहां की केंद्र सरकार जिम्मेदार है तो राजस्थान में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहां की सरकार क्यों नहीं है? मैं कह तो रहा हूं ना, मैं यहां होगा तो बीजेपी जिम्मेदार है क्योंकि वो भड़का रही है, वहां होगा तो उनका लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ऐसे मत कहिए, आप राजस्थान पर रहें तो ज्यादा बेहतर है। राजस्थान पे रहें, राजस्थान के इशू पे रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दूर तक जाएंगे तो बात फिर बहुत लंबी खींचेगी। राजस्थान के इशू आप राजस्थान में बताइए, अगर वहां आरोप लगाएंगे तो मुझे बताइए बीजेपी कैसे जिम्मेदार है इसके लिए? आपका लॉ एंड ऑर्डर या आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? मेघवाल जी जो सत्ता में नहीं है वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है कि वो यहां पे षड्यंत्र कर ले रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि इनके जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जी हैं, जिन्होंने झूठे दावे किए थे कि साहब विस्थापन हो रहा है, उसकी बात में सभी न्यूज चैनल ने और अखबारों ने पड़ताल की कि उसके आंकड़े झूठे हैं। तो ये लोग झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर लोगों को बांटना चाहते हैं। तो यहां पे इन लोगों का बार बार पटाक्षे हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही
कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे लोग, केंद्र की सत्ता में बैठे लोग दंगे भड़काना चाहते हैं और लोगों को भड़काना चाहते हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, फिर आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए, फिर आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए। अगर उत्तर प्रदेश के दंगे के लिए, अगर उत्तर प्रदेश के दंगे के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश के दंगे के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो राजस्थान के दंगे के लिए यहां की कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मैं यही कह रहा हूं आपसे। अरे मैं कह रहा हूं केंद्र में सत्ता में कौन है इस बात का तो पता होगा ना आपको। केंद्र की सत्ता से राजस्थान की सत्ता में मुझे ये बताइए भाई, आप है ना, यहां तो पुलिस आपके हाथ में है, यहां का जो खुफिया तंत्र है वो आपके हाथ में है, कर रही है ना उनको, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। इसका मतलब आपका खुद का फेलियर है। रामनवमी का जो आप उसको नहीं स्वीकारेंगे, सिर्फ आरोप लगा करके या अपनी इन बातों को इस वजह से ऐसे ढकने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको उसको रोकना पड़ेगा। डॉक्टर निमिषा जी जवाब दीजिए। नहीं रोका ना, रामनवमी का जुलूस निकला, चाहे हनुमान जयंती का जुलूस निकला, चाहे चेटीचंड का जुलूस निकला, चाहे महावीर जयंती का जुलूस निकला। अब यही आरोप अगर यही आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाना शुरू कर दे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हुआ उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, आप लोग षड्यंत्र तो एक नाम तो बताएं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो पकड़ा गया वो तो भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा हुआ है, उस आदमी को पकड़ा है और वो आदमी बड़ी बेशर्मी के साथ में कह रहा है। तो आप इस चीज को देखिए ना, इनके लिंक विश्व हिंदू परिषद ने नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कहां दंगा हुआ? देखिए ना राजेंद्र, उत्तर प्रदेश के अंदर कहां दंगा हुआ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश निकाला कि कोई भी शोभा यात्रा, कोई भी धार्मिक दंगा कहां हुआ, मैं ये पूछ रहा हूं। रामनवमी पे किस दिन और कहां पर किस शहर में दंगा हुआ? उत्तर प्रदेश में रामनवमी में किस दिन, कहां पर, किस शहर में दंगा हुआ, जगह बताएं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश ने, दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, आदेश निकाला जब राजस्थान, राजेंद्र मेघवाल जी, दिल्ली उत्तर प्रदेश में, राजस्थान ने गृह मंत्रालय ने, अरे ठीक है मेघवाल जी, देखिए अब आप बार बार उत्तर प्रदेश कह रहे थे, इसलिए मैंने कहा मुझे बताएं जगह का नाम, आप नहीं बता पा रहे हैं, अब आप दिल्ली पर केंद्रित हो रहे हैं। निमिषा जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व के समय से सबसे पुराना राजनीतिक दल है जो अपने संगठन में लगातार दो राहों में बटा हुआ है। विघटन इनकी हमें इतिहास में रहा है और विघटन के साथ में, क्योंकि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है। देश को बांटने वाले लोग विघटन की बात करते हैं, जगह जगह पे नफरत फैला रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, बेरोजगारों को हाथ में हथियार पकड़ा दिए, नौकरी देना तो दूर है, बेरोजगारों को नौकरी आप दे नहीं पाओगे। अब मेघवाल जी देखिए, अब आप बोल रहे हैं उनके बीच में, फिर निमिषा जी बोलेंगे तब आप कहेंगे कि उनको चुप करवाइए, ऐसे नहीं होता मेघवाल जी। अब उनको मैं समय दे रहा हूं, उनको बोलने दीजिए। कर्ज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ठीक है, अब उनको बोलने दें। कर्ज के मेघवाल जी अब उनको बोलने दीजिए भाई, अब उनका समय। डॉक्टर निमिषा जी, भागों में बटी हुई कांग्रेस आज यदि प्रशांत किशोर की रणनीति के बेस पर अपने अस्तित्व को मजबूत करती है तो प्रश्न में, तो 14 में निमिषा जी जब आप लोगों ने पीके का सहारा लिया था तो क्या उस समय बीजेपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी? आप मानती हैं इस बात को? देखिए राजनीतिक दल ने, तो आप ये आरोप मत लगाइए कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पीके का सहारा आपने भी लिया, मत कीजिए, प्रशांत किशोर का सहारा आपने भी लिया। डॉक्टर निमिषा जी, ठीक है, ये उनका अपना विषय है, वो अब सहारा, अब वो उनके रणनीतिक तौर पर उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे ये उनका विषय है, लेकिन पीके का वो सहारा ले रहे हैं, उसको आप अगर इस तरह से जस्टिफाई करेंगे निमिषा जी कि भाई ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं ये मानूंगा कि 14 के अंदर बीजेपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, इसलिए आपको प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ी थी। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने भारत देश के अलावा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान के साथ में नेतृत्व दे रहा है। हम देखिए कि आज पीके के साथ में जो मीटिंग है, आपत्ति इस बात पर है कि मुख्यमंत्री जी अपने राजस्थान को छोड़ करके स्पेसिफिकली उससे मीटिंग करने गए। हास्यास्पद प्रतीत होता है कि वो 23 ग्रुप का लेटर, मुझे ये बताइए कि आपका शीर्ष नेतृत्व जब दिल्ली के अंदर जब बुलाता है कोई मीटिंग, तो क्या वहां पे अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां पे बीजेपी की सरकारें नहीं जाती हैं? अभी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात नहीं करी, अभी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ नहीं करी क्या निमिषा जी? या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलने के लिए नहीं गए? वो अपना राज्य छोड़ करके वहां पर क्या करने के लिए गए थे? जब आपका शीर्ष नेतृत्व बुलाएगा तो आपको जाना पड़ता है, ये तो एक पार्टी का तरीका है, ये पार्टी का एक तरीका है। देखिए हम वहां इनका शीर्ष नेतृत्व था, वहां सोनिया गांधी जी थी, वहां मिलने तो जाएंगे भाई, उन्होंने बुलाया इसलिए गए वहां मिलने के लिए। आयुष जी
देखिए, मीटिंग होना कांग्रेस राजनीतिक दल की अपने अध्यक्ष के साथ, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। हम आपके चैनल पर भी स्पेसिफिक इस रणनीतिकार से मीटिंग पर डिबेट कर रहे हैं, तो इसलिए प्रश्न उठता है क्योंकि आज राजस्थान की नहीं, अगर आपके साथ पीके होते तो आप उनके साथ भी मीटिंग कर सकती थी। दूर दराज क्षेत्र 14 के अंदर तो बहुत सारे आपके बड़े चेहरे जो कि लगातार पीके के साथ बैठ रहे थे, रणनीतिक तौर पर चर्चा कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे? खुद की विधायक है दिव्या मदेरणा, वो खरी खरी सुना चुकी विधानसभा में कि किस तरह से पूरे विभाग इनके विभाजित है और राजस्थान। चलिए, लेकिन डॉक्टर निमिषा जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है निमिषा जी। देखिए, एक तो कल मुलाकात आपके भी जो भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व है वो मिलकर के आया जेपी नड्डा के साथ में। वहां पर भी जेपी नड्डा ने कहा कि आप सभी को एकजुट रहना है, यानी कि स्पष्ट संदेश वो देने की कोशिश कर रहे थे कि एकजुट रहें, यानी कि वहां स्वीकार हुआ कि गुटबाजी है। आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके यहां तो सीएम के 6-6 चेहरे हैं। ये जो आपसी गुटबाजी आप लोगों की है, इसको आप लोग कैसे दूर करेंगे? उस पर नहीं लगता कि आप लोगों को कम से कम फोकस करना चाहिए? और वही स्ट्रेटेजी अगर बन रही है प्रशांत किशोर के साथ कि भाई रणनीतिक तौर पे कैसे घेरना है, तो उसको कैसे काउंटर करेंगे डॉक्टर निमिषा जी? इसका जवाब दीजिए। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसके करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में अनुशासित पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से भारत में अपने नेतृत्व को मजबूत बना रही है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के साथ इसके अलावा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग राज्यों के मुख्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं। तो ये तो हमारी बैठकें तो नियमित होती रहती हैं, इसमें कोई प्रश्न, इसमें कोई ऐसा औचक लगने वाली कोई बात नहीं है आयुष जी। यहाँ तो औचक इसलिए लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये क्यों कहना पड़ा कि एकजुट रहें? कार्यकर्ता कहाँ गए? निमिषा जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वास उठ चुका है क्या? जेपी नड्डा को ये क्यों कहना पड़ा कि एकजुट रहें? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये क्यों कहना पड़ा कि एकजुट रहें? देखिए, बड़ा परिवार जहां होता है वहां मनभेद हो सकता है, तो आपस में हम समन्वय के साथ, सेतु के साथ हम एक हैं, ये नेतृत्व को मानते हैं हम। और परिवार में अलग अलग विचार होने के बावजूद भी परिवार एक है। निमिषा जी, आप चलिए मुझे ये बताइए कि भाई आपकी राजस्थान को लेकर के स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि यहाँ पर बार बार अभी राजेंद्र मेघवाल जी ने भी बताया कि उनके पास इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर वो बताने लग जाएंगे कि उन्होंने क्या किया है तो समय शायद कम पड़ जाएगा। लेकिन उससे निपटने का आपके पास प्लान क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री जो योजनाएं चला रहे हैं या जो स्कीम्स वहां से चल रही हैं, अगर उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन के तौर पर क्यों है राजस्थान के लिए? क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? देखिए आयुष जी, मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो या फिर वो इंदिरा रसोई योजना, वो सभी फेलियर हो चुकी है। उनके घोटाले पब्लिक के सामने आ चुके हैं। चिरंजीवी के नाम पे कुछ तथाकथित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या कांग्रेस के परिवारों को लाभ जरूर मिल रहा होगा। यहाँ तो राजस्थान की आम जनता त्रहिमाम कर रही है। कोविड की महामारी में आपने देखा कि सरकार होटल में कैद थी, सेकेंड वेव में अपने आशियाने में कैद थी। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री स्तर से या राजस्थान की कांग्रेस की सरकार से कोई रिलीफ मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। और बेरोजगारों का तो आप हालत आपके सामने को छुपा नहीं है। एक परीक्षा तो ये ठीक से करवा नहीं पा रहे हैं। सरकारी नौकरियों के छलावे के साथ में बेरोजगारी भत्ते का छलावा भी अब जग जाहिर हो चुका है। जितने नियमों में इन्होंने बेरोजगारी भत्ते को बांधा है, उससे तो बेहतर बेरोजगारों ने सोचा कि हम तो भत्ता लेंगे ही नहीं। तो कांग्रेस की सरकार की जो नीति रही है कि जहां पर है ये, वहां तो ये छलावे वादे करती है, और जहां नहीं आई है वहां पर ये राज्यों में नए नए वादे करती है। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कि हम तो 50% महिलाओं को वो देंगे, टिकट देंगे। तो इसी तरह से अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि पहले से ज्यादा अब मोबाइल एनालिसिस हो चुका है, गवर्नेंस जनता के हाथ में है। कथनी करनी की खाई में पट नहीं सकती। एकमात्र वोट देने के लिए अब जनता नहीं जाती है, अपनी योजनाओं का एनालिसिस खुद जनता करती है। राजेंद्र मेघवाल जी जवाब दीजिए। राजेंद्र मेघवाल जी जवाब दीजिए। आवास को जियो टैगिंग से हम सुनिश्चित करते हैं, या फिर किसान सम्मान निधि, निमिषा जी जवाब ले लो, मेघवाल जी से जवाब लेते हैं। सम्मान निधि सीधी पहुंचती है। हाँ निमिषा जी, जवाब बिल्कुल जवाब लीजिए कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अटका क्यों रखा इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपको 2 पॉइंट्स में बताऊंगा आयुष जी की अभी नीति आयोग ने एक बयान जारी किया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने, कि आर्थिक बदहाली 70 सालों में सबसे अधिक है, 1 पॉइंट। दूसरा, देश ने 8 सालों के अंदर जो हमने 67 सालों में जितना कर्ज नहीं लिया, उससे अधिक कर्ज हमने सिर्फ 8 सालों में लिया है। और उसके बाद में भी आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड स्तर पर टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ है, उसके बाद भी आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि साहब राजस्थान सरकार, तो राजस्थान सरकार, आज एक खबर छपी और बजट के अंदर भी घोषणा हुई थी कि 1,33,00,000 चिरंजीवी महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा डेटा भी होगा 3 साल तक, और जो भी राजस्थान सरकार की जो जन लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके ऊपर एक्सेस भी होगा और उनको वो प्राप्त भी कर सकती है। तो मैं एक महिला होने के नाते मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने स्तर पर महिलाओं तक वो योजनाएं पहुंचाएं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी, पूरे देश के अंदर इसके पर चर्चा हो रही है कि कोई सरकार कैसे, इन्होंने तो मतलब पुरानी पेंशन को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। उसके अलावा तमाम तरीके की योजनाएं राजस्थान के अंदर चल रही है, चाहे शहरी क्षेत्र के जो मतलब बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार गारंटी की बात हो, तो ये भी हमने अभी 1 मई से हमारी ये लागू हो जाएगी। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर राजस्थान नंबर 1 है, पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। 84 से 90% आबादी तक हमने मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में मतलब स्वास्थ्य बीमा के अंदर उनको कवर कर लिया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, और आपको मैं बता दूं राजस्थान सरकार ने जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले पूरे हर एक विधानसभा में, हर एक 5,000 से बड़ी आबादी वाले सभी गांवों में खोल दिए। तो आप सोचिए मतलब सरकारी क्षेत्र के अंदर अंग्रेजी इसका लाभ मतलब मिल रहा है आम जनता को, या ये जो योजनाएं हैं राजेंद्र जी, क्या ये सही तरह से एग्जीक्यूट हो रही हैं? आप राजस्थान में रहते होंगे तो आपको पता होगा, आप पूछ लीजिए, आप अपने लोगों से बीच में ये बोल रही है ये। अब मेरे को बता दे 27 करोड़ लोगों को हमने नहीं निमिषा जी, एक सेकंड निमिषा जी, पहले अभी उनको जवाब देने दीजिए ना निमिषा जी, पहले उनका जवाब कंप्लीट होने दें। 84% आबादी की आय घटी है। आय किसकी बढ़ी है? सिर्फ 2 लोगों की, मुकेश अंबानी की और गौतम अडानी की आय बढ़ी है। इन लोगों को सोचना चाहिए, गरीब आदमी का गला घोट कर ये अपने पूंजीपति मित्रों का फायदा करवा रहे हैं। इनको बताना पड़ेगा, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते, लेकिन पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं ये लोग। पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, किसानों के कर्जे माफ नहीं कर सकते। ये पूरे के पूरे पूंजीपतियों के गुलाम लोग हैं और देश को पूंजीपतियों के अधीन कर दे। तो चलिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, शायद हमारा संपर्क टूट गया हमारे मेहमानों के साथ। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से, क्योंकि अब जिस तरह की इस समय स्थितियां हैं राजस्थान के अंदर, उसमें अब दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। रणनीतियां दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर बना रही हैं, लेकिन इन रणनीति का क्या लाभ मिलेगा इन पार्टियों को, आज इस पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे। चूंकि आज आपने देखा बेहद महत्वपूर्ण था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पहुंचे थे दिल्ली, जहां पर मुलाकात उनकी सोनिया गांधी के साथ हुई। और सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। और इसमें दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ पर प्रशांत किशोर यानी कि पीके की भी मौजूदगी थी, जो कि रणनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को वो ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पर उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है उसके आधार पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और आज उसी को लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए गए जब मुलाकात हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो धार्मिक कट्टरता है उसको बढ़ा रही है, लोगों के अंदर जो खाई है उसको बढ़ाने का काम कर रही है, मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। और ऐसे में कांग्रेस एकमात्र पार्टी ऐसी है जो कि पूरे देश को एक साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। और इसलिए इसमें प्रशांत किशोर का आना विपक्षी एकता को और मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन अब इस तरह के जो कि स्टेटमेंट जब दिए गए तो उस पर एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। और यहाँ पर भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि प्रशांत किशोर के आने से अब कितना कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन कुछ पुराने ट्वीट्स कांग्रेस पार्टी के को लेकर के जो प्रशांत किशोर ने किए उसको लेकर के सवाल उठाए गए। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ज़मीन को और मजबूत करने के लिए कवायद करती हुई दिख रही है, क्योंकि कल आपने देखा था कि मुलाकात प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे सतीश पुनिया हो या पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हों, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलने के लिए गए थे। जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात हुई थी और वहाँ पर भी जो रणनीतिक विचार विमर्श और मंथन है वो हुआ। और उसके बाद एक संदेश वहाँ से भी दिया गया पार्टी आलाकमान की तरफ से भी कि एकजुट रहना है, यानी कि गुटबाजी को लेकर के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी चिंता जताई और इसलिए एकजुट रहने का संदेश या हिदायत पार्टी की तरफ से भी दी गई है। लेकिन अब चूंकि राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, समय बहुत ज़्यादा अब विधानसभा चुनावों में नहीं है, 1 साल का तकरीबन आप मान के चलें तो समय है। लेकिन ऐसे में अब प्रदेश के अंदर क्या स्थिति बनेगी
और किस तरह से और किन मुद्दों के आधार पर ये दोनों पार्टियां जाएंगी जनता के बीच में, और जनता इस बार इन दोनों पार्टियों में से किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करती है, उसकी कवायद अभी से शुरू हो गई है। चाहे प्रशांत किशोर का विशेषज्ञ की समिति में शामिल होना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का रणनीति को लेकर मंथन करना हो। तो रणनीतिक तौर पर विचार विमर्श और मंथन आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों में हो रहा है, लेकिन अब इसका फायदा कितना होगा यह भविष्य में तय होगा। और साथ ही साथ अब इसको लेकर के जो सवाल जवाब हो रहे हैं या फिर इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है उसको किस प्रकार से देखा जाए या वो किस दिशा में जा रही है, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन वापस आते हैं।